हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। और मैं मुकुल खरबंदा इस इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ में आज 7 चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर में हम मेनली लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल सेक्टर की अहमियत क्या रखता है देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। और इसमें मेनली हम 3 पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे कि लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है देश की इकोनॉमी के लिए। पहला पैरामीटर ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देश में इनकम कितनी बढ़ाता है। दूसरा, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट्स कितनी जनरेट करता है, कैसे जनरेट करता है। और थर्ड, चाइना वेकेटिंग, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना का ग्रोथ स्लम्प हो रहा है, कम हो रही है, और क्या हम उसकी पोजीशन ले पाएंगे लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर्स में, ये हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। पहला फैक्टर जिस पे कि हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इन दोनों इंडस्ट्रीज को, वो है ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स। और इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है देश की इकोनॉमी के लिए। ये ग्रोथ में भी मेजर कंट्रीब्यूटर हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं। पर यहाँ हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस और कुछ ईस्ट एशियन कंपेटिटर्स की, जैसे कि कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम एटसेट्रा, और साथ ही साथ चाइना के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हो एक वर्ड लिखा हुआ है पोस्ट टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे वो साल है जिस साल के बाद इन देशों ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव करनी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया के लिए साल है 1962। 1962 के बाद साउथ कोरियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने लगी और प्रॉस्पर करने लगी। सिमिलरली चाइना के लिए ये साल है 1978, जब चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवाए गए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी किया गया, और इसके बाद चाइनीज़ इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया, यानी कि ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। वियतनाम के लिए ये साल है 1985। 1985 में डोई मोई किया गया। डोई मोई का मतलब वियतनाम में था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से वियतनाम की इकोनॉमी ने 1985 के बाद टेक ऑफ करना शुरू किया। पर इन दोनों ही फिगर्स में, जिसमें आप देख सकते हो एक्सपोर्ट्स ऑफ एपरल है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स ऑफ लेदर एंड फुटवेयर है, दोनों में ही इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, कम परफॉर्म किया है इन दोनों इंडस्ट्रीज में। और इसीलिए यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है इंडिया हैज़ अंडर परफॉर्म रिलेटिव टू ईस्ट एशियन कॉम्पिटिटर्स एंड चाइना। और इसीलिए इन दोनों ही सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अब दूसरे पैरामीटर पे लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और वो है जॉब्स। और इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हैं या नहीं है, क्या ये दोनों इंडस्ट्रीज ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती हैं या नहीं करती। तो बिकॉज ऑफ देयर वेरी नेचर बोथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। लेबर इंटेंसिव हैं और कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। कम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाए तो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, और ये इसीलिए लेबर इंटेंसिव की कैटेगरी में आती हैं दोनों ही इंडस्ट्रीज़। दूसरी बात, क्वांटिटी ऑफ जॉब्स तो क्रिएट होंगी ही होंगी, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, साथ ही साथ क्वालिटेटिवली भी जॉब्स जनरेट होंगी, क्योंकि उसमें वुमेन एम्पावरमेंट होगा। इन दोनों ही सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयड होती हैं, और इसीलिए ये दोनों ही सेक्टर्स वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी एक मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं। अब देखते हैं तीसरा बड़ा फैक्टर जो कि टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री को या लेदर इंडस्ट्री को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है देश की इकोनॉमी के लिए, वो है चाइना वेकेटिंग। कुछ कारणों की वजह से, जिसमें कि एक कारण है कि वहाँ पे ग्रोथ स्लम्प हो रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, और दूसरा बड़ा कारण है कि वहाँ पे वेज रेट्स बढ़ रहे हैं। आप इस टेबल में देख सकते हो चाइना में वेज रेट है 250 टू 300 US डॉलर पर मंथ, और यही अगर आप बाकी देशों में देखोगे, वियतनाम में 180 टू 250, बांग्लादेश में 80 टू 120, इंडिया में आप देखोगे तो काफ़ी कम वेज रेट्स हैं। इसका मतलब है कि लेबरर्स कम पैसे पे काम करने को तैयार हैं, और इसीलिए इनपुट कॉस्ट इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए कम हो जाती है, कम कीमत में ये अपना सामान बना सकते हैं।
पर क्या इस अपॉर्चुनिटी को हम सही से कैश इन कर पा रहे हैं? तो आप देख सकते हो द स्पेस वेकेटेड बाय चाइना इज फास्ट बीइंग टेकन ओवर बाय अदर कंट्रीज। हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और बाकी देश, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार और इवन इथियोपिया जैसे देश काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं इस सेक्टर में और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। अभी तक हमने देखा कि लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है देश के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए। अब देखते हैं इन्हीं दोनों सेक्टर्स में चैलेंजेस क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं जो इन दोनों सेक्टर को परेशान करती हैं, और वो हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे। पहला, लॉजिस्टिक्स में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या परेशानियां आती हैं, लेबर रेगुलेशंस कितनी मुश्किल हैं कंट्री में, और तीसरा, टैक्स पॉलिसीज़ कैसे डिसएडवांटेजियस हैं इन दोनों सेक्टर्स के लिए। अब पहले चैलेंज की तरफ देखते हैं जो कि इस सेक्टर को परेशान करता है, वो है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, कि फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन गेटिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू डेस्टिनेशन आर ग्रेटर दैन दोज फॉर अदर कंट्रीज़। बाकी कंपेरेबल देशों में ये लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम है और इसीलिए हमारे पास इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है इन इंडस्ट्रीज़ की, ज़्यादा महंगा सामान बना पाते हैं और इसीलिए एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। हमारे लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बाकी देश हमसे सस्ता सामान एक्सटर्नल मार्केट में बेच पाते हैं। साथ ही साथ फ्यू वेरी लार्ज कैपेसिटी कंटेनर्स, बहुत बड़े बड़े कंटेनर जो कि पोर्ट पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम आते हैं, कम टू इंडियन पोर्ट्स टू टेक कार्गो सो दैट एक्सपोर्ट्स हैव टू बी ट्रांसशिप्ड थ्रू कोलंबो। हमें कोलंबो पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है, श्रीलंका में है कोलंबो पोर्ट और पहले सामान को कोलंबो भेजना पड़ता है और वहाँ से बाकी दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं वेरी लार्ज कैपेसिटी कंटेनर्स के थ्रू। अब ये तो दिक्कतें थी। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई हैं ताकि फ्रेट कॉस्ट कम हो सके। उसमें पहली स्कीम वाटरवेज को डेवलप करने की। रोडवेज क्योंकि अनसेफ होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है, इसलिए वाटरवेज को प्रमोट करने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी, सागरमाला स्कीम में पोर्ट लेड डेवलपमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है, समुद्र के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट को एक्सपोर्ट किया जा सके। और तीसरी स्कीम जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सेतु भारतम स्कीम, जिसके अंदर रोडवेज को सेफ बनाने की कोशिश की जाएगी, उनके ऊपर ओवर ब्रिजेस बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि रोडवेज भी अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सके। अब देखते हैं दूसरे बड़े चैलेंज के बारे में जो कि इन दोनों ही इंडस्ट्रीज़ को परेशान करता है, वो है स्ट्रिक्ट लेबर लॉज या फिर लेबर रेगुलेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दैट बिकम टैक्सेस फॉर लो पेड वर्कर्स इन स्मॉल फर्म्स। कई ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि ज़रूरी देने ही पड़ते हैं और इनको देने के बाद वर्कर्स की सैलरी काफ़ी कम हो जाती है, उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर सैलरी काफ़ी कम पहले ही होती है और इन सब डिडक्शंस के बाद तो और कम हो जाती है। और ये डिडक्शंस हो सकती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ में, या फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में, या ऐसी कई और स्कीम्स में। और दूसरी बात, देयर आर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर ओवर टाइम वेज पेमेंट। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर को ट्वाइस द ओरिजिनल वेज पे करना पड़ेगा। अगर वो किसी भी वर्कर से ओवर टाइम करवाता है तो दुगनी वेज पे करनी पड़ती है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को नुकसान होता है। इसी में यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है, वन सिम्टम ऑफ लेबर मार्केट प्रॉब्लम्स इज दैट इंडियन अपैरल एंड लेदर फर्म्स आर स्मॉलर कंपेयर टू फर्म्स इन चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम। हमारे यहाँ की फैक्ट्रियाँ छोटी क्यों हैं ज़्यादातर इस सेक्टर में, टेक्सटाइल या लेदर सेक्टर में? क्योंकि जब भी वो बड़ा होने की कोशिश करेंगी तो उन पे ये लेबर लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे और वो फॉर्मल सेक्टर में आने लगेंगी और इस वजह से उन पे एनफोर्समेंट भी स्ट्रिक्ट होने लगेगा और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ छोटा ही रहना पसंद करती हैं और बड़ा नहीं हो पाती हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, दो इंडिया हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ लोअर वेजेस फॉर वर्कर्स, इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग इन इंडियाज़ फेवर।
भले ही इंडिया के पास एडवांटेज है क्योंकि यहाँ के वर्कर्स की वेजेस कम हैं, उसके बावजूद भी हम इसको बेनिफिट में नहीं ले पा रहे हैं और हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब देखते हैं एक और बड़े चैलेंज के बारे में, जो कि है गवर्नमेंट की टैक्सेशन की पॉलिसी से रिलेटेड। सरकार की टैक्स पॉलिसी कैसी है इन दोनों सेक्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी कंटिन्यू टू फेवर कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट्स रैदर देन आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब आपको पता भी होगा और यहाँ पे लिखा भी है कि आर्टिफिशियल फाइबर्स की डिमांड एक्सटर्नल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कॉटन बेस्ड फाइबर्स की डिमांड कम होती जा रही है। फिर भी हम कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स को उतना इंसेंटिव नहीं देते, और इसीलिए हम एक्सटर्नल डिमांड को सही से समझ नहीं पा रहे हैं और अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटरनेशनली वर्ल्ड डिमांड इज शिफ्टिंग स्ट्रांगली टुवर्ड्स आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स एंड अगेंस्ट कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट्स। तो हमें आर्टिफिशियल फाइबर्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा। सिमिलरली फुटवेयर सेक्टर में अगर हम देखें तो एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट नॉन लेदर फुटवेयर टू बी एबल टू इफेक्टिवली कैप्चर वर्ल्ड मार्केट शेयर। सिर्फ लेदर फुटवेयर को नहीं फ़ायदा पहुंचाना, नॉन लेदर फुटवेयर को भी प्रमोट करना पड़ेगा ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स इस सेक्टर में बढ़ सकें। अब देखते हैं लास्ट बड़ा चैलेंज जो कि इंडियन टेक्सटाइल और लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ता है, वो है डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सपोर्ट मार्केट्स। कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट किए गए लेदर का सामान हो या कपड़े हों, उन पे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, ज़्यादा टैरिफ रेट्स होते हैं, और ख़ास तौर पे वो तब होता है जब इंडिया को यूएस या यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन का मतलब आपको पता होगा 28 यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बांग्लादेश को अगर एक्सपोर्ट करना है कोई लेदर गुड यूरोपियन यूनियन में तो उसको 0% टैरिफ पे करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई लेदर का फुटवेयर एक्सपोर्ट करना है तो भी 0%, या नॉन लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट करना है तो भी 0%। इन इथियोपिया के लिए भी ये तीनों रेट्स 000 हैं। पर अगर इंडिया को यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करना है लेदर गुड तो उसको 1% टैरिफ पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसी तरह से लेदर का फुटवेयर एक्सपोर्ट करना है तो 4.4% टैरिफ पे करना पड़ेगा, और नॉन लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट करना है तो 7.5% तक टैरिफ पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और यही अगर इंडियन एपरल एक्सपोर्ट्स करने हैं, यहाँ से कपड़े एक्सपोर्ट करने हैं, तो इंडिया को 9.1% टैरिफ पे करना पड़ेगा अगर यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करना है। बांग्लादेश के लिए ये टैरिफ 0 है, इथियोपिया के लिए 0 है, तो ये सस्ते में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनके सामान पे कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। इसीलिए अगर यूरोपियन यूनियन में सेम सामान बांग्लादेश से बन के जाएगा तो वो सस्ता होगा, और इंडिया से बन के जाएगा तो महंगा होगा, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा 9% लगभग टैरिफ लगाया गया है। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया करंटली यूनाइटेड किंगडम से और यूरोपियन यूनियन से दोनों से ही FTA नेगोशिएट कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है। यूके पे तो अभी पिछले महीने में ही बात हुई थी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ बताऊंगा कि यूरोपियन यूनियन और वियतनाम के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है आने वाले टाइम में, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को नुकसान हो सकता है क्योंकि वियतनाम के एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में सस्ते हो जाएंगे। अभी तक आपने कुछ ऐसे चैलेंजेस देखे जो कि लेदर इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और वही सेम चैलेंजेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी हैं। अब हम एक सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज देखेंगे जो कि लेदर और फुटवेयर सेक्टर को ही परेशान करता है। वो है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर इन इंडिया। रिलीजियस रीजंस या कल्चरल रीजंस जो कि अपने आप में पूरी तरह से वैलिड है, पर उन रीजंस की वजह से काफ़ी नुकसान इस इंडस्ट्री को पहुंचता है। अभी तक हमने चैलेंजेस के बारे में देखा जो कि इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को परेशान करते हैं। अब आगे का रास्ता देखना होगा, वे फॉरवर्ड देखना होगा, कैसे इन नुकसान को हटाया जा सकता है और इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा सकता है ताकि जॉब्स क्रिएट हो सकें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और नेशनल इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। तो एन FTA विद
EU and UK can lead to many additional direct jobs per annum in apparel, leather and footwear sectors। अभी मैंने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम दोनों से ही नेगोशिएट किए जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs, और अगर ये साइन हो जाते हैं जल्दी से जल्दी तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स इन दोनों बड़े मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे जॉब क्रिएशन होगा और इन दोनों ही इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। दूसरा बड़ा स्टेप जो कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए वो है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जल्दी से जल्दी एनफोर्स किया जाना चाहिए ताकि टैक्स स्ट्रक्चर आसान हो सके, इंडस्ट्रीज़, इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स मिल सकें। और तीसरा लेबर लॉ रिफॉर्म्स। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कई दिक्कतें हैं लेबर लॉज में जो कि इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को डिसइंसेंटिवाइज करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ये लेबर लॉ रिफॉर्म्स कर लिए जाए तो इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब जाने से पहले मैं आपको एक कोट बता के जाना चाहूँगा जिसे ली क्वान यू साहब ने कहा था और आज की वीडियो पे ही बेस्ड है। सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नो कंट्री हैज़ बिकम अ मेजर इकनॉमी विदाउट बिकमिंग एन इंडस्ट्रियल पावर। अगर किसी देश को एक बड़ी इकनॉमी बनना है, मेजर इकनॉमी बनना है, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए उसे एक इंडस्ट्रियल पावर बनना ही पड़ेगा, औद्योगिक शक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का रास्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही होकर गुजरता है।